अस्सलामुअलैकुम। आपने एनर्जी की मुख्तलिफ इश्काल के बारे में तो सुन ही रखा होगा, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और बहुत सी और इकसाम। एनर्जी की ये मुख्तलिफ इकसाम मुख्तलिफ चीज़ों के काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ये तो हमने भी बेजान चीज़ों के बारे में बात की। अब हम जैसे इंसान और हमारी तरह के और भी बहुत से जानदार, हम भी तो काम करते हैं, हमारे अंदर भी बहुत से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हमारे अंदर एनर्जी किस फॉर्म में पाई जाती है? जी, तो एनर्जी हमारे अंदर एटीपी की फॉर्म में पाई जाती है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी ये हमारे सेल्स की एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करते हैं और इवन कि हमारी पूरी बॉडी की। हम जो भी काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं या जितने भी मॉलिक्यूल सेल्स के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उन सब के काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे मसल्स के काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी की ये ज़रूरत तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एटीपी से पूरी होती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये एनर्जी हमारी बॉडी में आती कहाँ से है? जैसे आपने देखा होगा कि एक मशीन है, मशीन ने काम करनी है तो हमें उससे बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब वो जाके कहीं चलेगी और काम करेगी। इसी तरह हमारी बॉडी में वो एनर्जी कहाँ से आती है? इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी बॉडी में एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है। यानी हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाना जब सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान टूटता है, उसके टूटने के दौरान एटीपी पैदा होती है और इस एटीपी से आगे हम एनर्जी वो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ इस्तेमाल हो जाती है। ये मैं आपको इस तरह से बेहतर समझा सकती हूँ। आपने देखा ही होगा कि अगर एक इंसान ने 1 या 2 दिन तक खाना नहीं खाया तो अक्सर अल्फाज आपने ये सुने ही होंगे, कहा जाता है कि मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया। एनर्जी लेवल डाउन कैसे हो गया कि असल में आपने बाहर से वो फूड लेना था, उस फूड ने टूटना था और उसके अंदर जो एनर्जी उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह में स्टोर थी वो वहाँ से निकलनी थी और आपकी बॉडी में यूज़ होनी थी। जब आपने बाहर से कुछ लिया ही नहीं तो वो आपके एनर्जी लेवल उस लिहाज से फिर डाउन हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अब अगर हम एटीपी का मॉलिक्यूल देखें, यानी उसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें आपको पता चलेगा कि एटीपी असल में एक न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। यानी एटीपी के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, एक राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और 3 फास्फेट ग्रुप। और इन्हीं 3 फास्फेट ग्रुप्स की वजह से ही इसको एटीपी कहा जाता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब इसमें 3 फास्फेट मौजूद होते हैं। और असल में जो एटीपी के मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर होती है वो इन्हीं 3 फास्फेट ग्रुप्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स में होती है। अब जब भी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये बॉन्ड्स बारी बारी टूटते हैं और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है और फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। ये बॉन्ड्स एक प्रोसेस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में टूटते हैं। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है उधर और एक फास्फेट ग्रुप वहाँ से अलग हो जाता है। तो जब एक फास्फेट ग्रुप अलग होता है तो पीछे 2 फास्फेट ग्रुप रह जाते हैं। तो एटीपी का ये जो मॉलिक्यूल पीछे रह जाता है, इसको अब हम कहेंगे एडीपी। एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब अब इसमें 2 फास्फेट ग्रुप्स हैं। इसी तरह अब अगर आपकी बॉडी को मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है तो दूसरा फास्फेट ग्रुप भी अलग हो जाता है, यानी वो दूसरा बॉन्ड भी टूट जाता है। तो अब ये जो पीछे मॉलिक्यूल रह गया जिसमें सिर्फ एक फास्फेट ग्रुप मौजूद है, इसको अब हम कहेंगे एएमपी। एएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह जब हम बाहर से फिर लेते हैं, खाना खाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी दोबारा आती है हमारी बॉडी में, तो ये जो फास्फेट ग्रुप्स अलग हुए हैं ये दोबारा से रीजॉइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इनके दरमियान दोबारा बॉन्ड्स बन जाते हैं और वो एनर्जी दोबारा स्टोर हो जाती है। तो आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।